वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th में फिजिक्स के चैप्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है नेचुरल फिनोमेना। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल जो आपका सिलेबस चेंज हो चुका है उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ब्रॉड में हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल फिनोमेना में लाइट एक्चुअल में क्या होती है। तो ये आपकी जो बुक में जो आपको डेफिनेशन मिलेगी लाइट की, वो क्या मिलेगी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes an object visible to our eyes and it can see the object in presence of light। कि लाइट बेसिकली किसकी फॉर्म होती है, एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है जिसकी वजह से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं, ठीक है। वही लिखा है वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बट एक्चुअल में जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हेल्प से, अगर मैं समझूं कि एक्चुअल में लाइट होती क्या है, तो लाइट वो है जो कि हमारी आईज को सेंसिटाइज करे, जिसकी वजह से मुझे लगे कि हाँ कोई चीज मेरी आंख को सेंसिटाइज कर रही है, दैट इज कॉल्ड लाइट। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से मैं अगर लाइट को समझना चाहूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है वो ये स्पेक्ट्रम है। इसमें बहुत सारी वेव्स आती हैं, गामा रेज भी आती हैं, एक्स रेज भी आती है, यूवी रेज भी आती है, इंफ्रारेड, और ये सारी वेव्स आती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ 10 टू दी पावर -11 से लेके 10 टू दी पावर 3 के रेंज की होती है वेवलेंथ, और जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 10 टू दी पावर 20 से लेके 10 टू दी पावर 5 तक के रेंज की होती है। वो होती है मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये उसका स्पेक्ट्रम बना है। अब उसमें से कुछ पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से कुछ पार्ट मेरी आईज को सेंसिटाइज करता है। उसी इफेक्ट को मैं उसी सेंसिटाइज करने को मैं क्या कहता हूं, देखना, ठीक है। तो वो जो पार्ट है वो ये पार्ट है, ये 10 टू दी पावर आप देख लो -7 के पास से 10 टू दी पावर जो -6 की रेंज की जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, ये मेरी आईज को सेंसिटाइज करती है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को मैं कहता हूं देखना, और इस इफेक्ट को मैं कहता हूं लाइट, जो कि मेरी आईज के लिए विजिबल होती है। और लाइट मुझे कौन कौन सी कलर में दिखाई देती है वो कलर हम लोग जानते हैं वेब पे हो। तो इस रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस रेंज की, इस पूरे स्पेक्ट्रम में से इस रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको मैं लाइट कहता हूं। और लाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होगी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वही लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। क्या कि लाइट हैज अ एनर्जी एंड इट कैन प्रोपोगेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इट हैज अ एनर्जी एंड इट कैन प्रोपोगेट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वेब्योर का मतलब है पता ही है, वी मीन्स वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें आप देखिए इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ 10 टू दी पावर -7 से 10 टू दी पावर -6 के फॉर्म रेंज की है। और फ्रीक्वेंसी आप देखिए किस रेंज में आ रही है, ये 10 टू दी पावर 15 से 10 टू दी पावर 14 के बीच की फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी यही होती है। तो इससे मैं लाइट की एक नई डेफिनेशन क्या बना सकता हूं, वो मैं ये बना सकता हूं कि लाइट इज ए स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से इतना छोटा सा रेंज को मैं क्या कहता हूं, लाइट, which has got a wavelength of 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर। लाइट एक स्मॉल रेंज है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की होती है। एंड वी हैव गिवन द नेम लाइट बिकॉज इट कैन सेंसिटाइज अवर आईज। वो लाइट हमारी आईज को सेंसिटाइज करती है, इसीलिए मैं उसे क्या कहता हूं, लाइट। और इसी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई देता है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ लाइट में क्या कह सकता हूं, सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। कैंडल इज अ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैंप इज अ मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट तो आपको समझ में आ गई हो कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसका एक छोटा सा पार्ट है जो कि मेरी आईज को सेंसिटाइज करता है। बट और तरीके की वेव्स भी होती है, इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं ये क्या होती है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। गामा रेज इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेज। आपको देखा 10 टू दी पावर 20 इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है।
इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन। ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है गामा रेज, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। आप देखिए वेवलेंथ 10 टू द पावर -11 रेंज की और फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 20 रेंज की है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। तो गामा रेज इज ए वेरी हाई एनर्जी रेज। इसका जो यूज होता है बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में इन गामा रेज का यूज होता है। और जब एटम एक्सप्लोर होता है उसमें जो रेडिएशंस निकलते हैं उसमें होती है गामा रेज। ठीक है, अब वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि वो इस रेंज में नहीं है। जो वेव्स इस रेंज में होगी सिर्फ वही हमें दिखाई देगी। ठीक है, और उसमें कौन कौन से कलर दिखाई देंगे हमें? ये सारे कलर दिखाई देंगे उसमें। आई थिंक गामा रेज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक्स रेज की बात करते हैं, बट इससे पहले वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दूं मैं आपको। अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूं तो देखिए ये एक वेव है। एक वेव की जो लेंथ होती है, जितनी एक वेव की लेंथ होती है वो उसकी क्या होती है? वेव लेंथ। तो यहां से वेव स्टार्ट हुई है, यहां पर खत्म हुई है, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी उसको वेव लेंथ कहते हैं और उसको मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, ये लेंथ जो लेंथ होती है उसी को वेवलेंथ कहते हैं। तो जो लैम्डा की यूनिट क्या हो गई? मीटर। ठीक है, अब देखिए इतनी लेंथ में एक वेव है तो इस वेव की लेंथ कैसी है? ज्यादा है। अगर इतनी ही लेंथ में इतनी सारी वेव्स आ गई, ठीक है, तो अब इसमें एक वेव की लेंथ कितनी हो गई? इसके रेस्पेक्ट में एक वेव की लेंथ कम हो गई, क्योंकि वेव लेंथ तो क्या होती है? एक वेव की लेंथ ही होती है। अब इसकी एक लेंथ कैसी हो गई? वेव की कम हो गई, तो इसकी वेवलेंथ कैसी हो गई? इसकी वेवलेंथ कम हो गई इसके रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है? एक सिंगल वेव की लेंथ को मैं वेवलेंथ कहता हूं। ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। अगर मैं फैन की बात करता हूं तो मान लीजिए मेरा फैन अगर 1 सेकेंड में 50 टाइम्स रोटेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 50। ठीक है, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं तो देखिए ये तो इतनी ही लेंथ में एक वेव आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1, और इतनी ही लेंथ में 1, 2, 3 वेव्स आ रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो गई? ज्यादा हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई क्योंकि उतनी ही लेंथ में बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 टाइम पीरियड होती है, तो इसकी जो यूनिट हो जाती है 1 सेकेंड मींस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकेंड। तो गामा रेस की अगर मैं बात करूं तो गामा रेस इस तरीके की रेस होती हैं। देखिए गामा रेस इस तरीके की रेस होती हैं। ये गामा रेस इतनी लेंथ में बहुत सारी वेव्स आ गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी हो गई? बढ़ गई। और वेवलेंथ देखिए ये सिर्फ वेवलेंथ इसकी इतनी सी रह गई, लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखिए इतनी ज्यादा हो गई, वेवलेंथ छोटी हो गई। इसीलिए इसकी जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वेव्स आ गई तो क्या होगा? उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक्स रेस की। एक्स रेस हार्मफुल तो होती है बट गामा रेस से कम हार्मफुल होती है। एक्स रेस का यूज जब जो बॉडी पार्ट का एक्स रेस होता है उसमें यूज होता है, और वो भी मेरी आईज को विजिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मेरी आईज को विजिबल सिर्फ इसी रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विजिबल होती है। थर्ड होती है यूवी रेस, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज की यूवी रेस मेरी आंखों को दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यूवी रेस जो सन से आती है, सन क्या कौन सी रेस देता है हमें? यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस के नाम से जिसे मैं जानता हूं, और वो भी मेरे लिए बहुत हद तक हार्मफुल होती है। इंफ्रारेड रेस की अगर मैं बात करता हूं तो आपके रिमोट, टीवी के रिमोट्स में से जो रेस निकलती हैं और टीवी को ऑपरेट करती हैं, उस रेस को मैं कहता हूं इंफ्रारेड रेस। वो मुझे अपनी आईज से विजिबल नहीं होती है। ठीक है, माइक्रोवेव की अगर मैं बात करता हूं तो जो सैटेलाइट में यूज होती है, सैटेलाइट जिस फ्रीक्वेंसी पे और जिस वेवलेंथ पे वर्क करते हैं उन वेव्स को मैं कहता हूं माइक्रोवेव्स। और रेडियो वेव्स जिन वेव्स पे आपके मोबाइल काम करते हैं। आपके मोबाइल पे किसी ने कॉल किया और उस पे
रिंग बजती है, क्या आपको वो वेव दिखाई देती है? बट कोई ना कोई एनर्जी आई जिसकी वजह से आपका मोबाइल बजा, रिंग हुई उसमें। तो वो जो वेव्स होती हैं वो रेडियो वेव्स होती हैं। तो वो वेव्स मुझे ज्यादा हार्मफुल होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ इतनी होती है और फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी वही वेव्स मेरे लिए हार्मफुल होगी। तो लाइट बेसिकली क्या हो गई? लाइट इज द स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये स्मॉल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which has got a wavelength of 400 nanometer to 700 nanometer, जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की होती है। तो ये 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की हो गई। 400 नैनोमीटर मीन्स हो गया 400 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर, यानी कि 4 इंटू 10 टू दी पावर -7। तो ये देखिए -7 से और ये देखिए -6 के बीच की 700 नैनोमीटर मीन्स 7 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। तो देखिए ये इस रेंज की, तो ये इसी रेंज में आएगी। एंड वी हैव गिवन द नेम लाइट बिकॉज इट कैन सेंसिटाइज अवर आईज। तो आई थिंक लाइट आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा ऑप्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्टिक्स बेसिकली इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की ही एक ब्रांच होती है जिसमें हम किस किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, विच डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या है, इट्स सोर्स, किस सोर्स से लाइट आ रही है, इट्स प्रॉपर्टी, इफेक्ट एंड विजन इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो लाइट बेसिकली जो सिंपल डेफिनेशन होगी लाइट की वो क्या होगी कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल टू अवर आईज। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज की तरफ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में सबसे पहली जो लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लाइट कैरी एनर्जी एंड इट कैन ट्रेवल लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है, और वो ट्रेवल कर सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हमारी आईज को कब सेंसिटाइज करेगी, जब उसके पास एनर्जी होगी तभी वो मोशन कर पाएगी। अगर मैं एक बुलेट की बात करूं, बुलेट, तो जब मैं शूट करता हूं तो बुलेट क्या होती है, बुलेट के पास मास होता है, उसके पास वेलोसिटी होती है, मींस उसके पास एनर्जी होती है। इसी तरीके से लाइट के पास भी उसकी वेलोसिटी है, जो कि हम स्पीड ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और उसका कोई ना कोई मास भी है, ठीक है। अब उसका कोई ना कोई मास भी है और उसके पास वेलोसिटी भी है, मींस उसके पास एनर्जी भी है। तो लाइट कैरी एनर्जी एंड इट कैन ट्रेवल लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकंड जो है, इट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम सन की यूवी रेस की बात करें तो देखिए सन और अर्थ के बीच में एक पर्टिकुलर पोर्शन ऐसा है जहां पर वैक्यूम है, जहां पर एयर नहीं है, बट सन की जो यूवी रेज है वो अर्थ तक पहुंचती है। अर्थ तक पहुंचती है मींस लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, उसे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड पॉइंट, इट्स स्पीड इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम में उसकी जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। वो कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और इसी में जो लाइट की स्पीड है सबसे ज्यादा हाई होती है, ठीक है, जो कि कितनी है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फोर्थ, इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। मैंने क्या कहा, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो सेम होगी। तो इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर मींस अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको बनाओ तो वो प्रोपोगेट किस तरीके से होती है, लाइट भी उसी तरह से प्रोपोगेट होगी। तो देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और ये तीनों ही कैसे होते हैं, 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। और ये फ्लो कैसे करते हैं, प्रोपोगेट किस तरीके से होते हैं, देखिए दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये इस तरीके से प्रोपोगेट होते हैं। ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज द
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन सी। ऐसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इस तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती रहती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिसे मैं कहता हूं सी, स्पीड ऑफ लाइट। और ये तीनों ही ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होती है, मींस 90 डिग्री, एक दूसरे के 90 डिग्री होती है। देखिए ये और इसके बीच में 90 डिग्री, ये और इसके बीच में 90 डिग्री, और ये और इसके बीच में 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए दिस इज इट इज द ट्रांसवर्स इन नेचर। इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसको भी समझा देता हूं मैं आपको। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की वेलोसिटी होती है, वो सबसे ज्यादा होती है विद रेस्पेक्ट टू किसी अदर मीडियम। क्यों होती है? देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अगर उसमें एयर होगी तो वो जो मीडियम होगा वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ज्यादा डेंसर हो जाएगा, और उसमें जो लाइट होगी वो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई मीडियम है जो कि एयर है। अगर मैं एयर और वाटर की बात करूं तो एयर के रेस्पेक्ट में वाटर ज्यादा डेंसर है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वाटर, वो कैसी हो जाएगी? वो कम हो जाएगी विद रेस्पेक्ट टू एयर। क्यों? क्योंकि एयर वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसर नहीं है, वाटर एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा डेंसर है। ठीक है, अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास सबसे ज्यादा डेंसर है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? सबसे कम होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये जितना ज्यादा डेंसर रीजन होगा, जितना ज्यादा डेंसर कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट उतनी ही ज्यादा कम होगी, उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगली अगर मैं बात करूं, एज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर। ये कह रहा है अर्थ, सन से अर्थ तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो लाइट टेक्स 8.3 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन। तो लाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम कह रहा है ये? 8.3 मिनट्स लगते हैं, 8.3 मिनट्स। तो इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा? देखिए, मुझे स्पीड ऑफ लाइट पता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 into 10 to the power 8 मीटर लाइट डिस्टेंस को ट्रेवल करती है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 1 मीटर जो डिस्टेंस होगी उसको कितने सेकंड में कवर करेगी? 1/3 into 10 to the power 8 इतने सेकंड में कवर करेगी 1 मीटर की डिस्टेंस को लाइट। मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? इतनी डिस्टेंस, 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर। किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो 10 to the power 3 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी डिस्टेंस को कवर करना है तो लाइट कितने सेकंड में करेगी? 1.5 into 10 to the power 11/3 into 10 to the power 8। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा 0.5 into 10 to the power 8, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, इतने सेकंड, यानी कि 500 सेकंड आगे। 500 सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड बाई 60 कर दूंगा। डिवाइड बाई 60 करोगे तो ये आ जाएगा 8.3 मिनट्स। तो यानी कि इतने मिनट्स सन की रेस को अर्थ तक आने में इतने टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कितनी होती है इन दोनों के बीच में? 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर। अगर नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट की बात करें तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट। लाइट की जो यूनिट होती है वो लाइट ईयर होती है। क्यों होती है लाइट ईयर? लाइट ईयर का मतलब ये मत समझ लेना आपकी टाइम की यूनिट हो गई, वो लाइट की यूनिट होती है। लाइट 1 साल में, 1 ईयर में जितनी डिस्टेंस को कवर करती है, जितनी डिस्टेंस को भी कवर करेगी वो किसके बराबर होगी? 1 लाइट ईयर के बराबर होगी। और 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 9.8 into 10 to the power 12 किलोमीटर। यानी कि लाइट
1 ईयर में इतने किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। अगर इसको भी मैं मैनुअली निकालना चाहूं, मैथमेटिकली निकालना चाहूं, तो वो भी मैं बड़ी आसानी से फाइंड कर सकता हूं। कैसे फाइंड कर सकता हूं? क्योंकि मुझे क्या पता है, लाइट 1 सेकंड में कितना चलती है, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, 1 साल में मुझे फाइंड करना है, तो 1 साल का मुझे टाइम पता होना चाहिए कि 1 साल में कितने सेकंड होते हैं, और अगर उन सेकंड का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ कर दूं तो 1 साल में लाइट कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, ये मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं फाइंड करता हूं। कैसे? 1 सेकंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर मैं 1 मिनट में कहूं तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में लाइट इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। अब अगर 1 आवर की बात करूं, 1 घंटे की बात करूं, तो और 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 घंटे में लाइट इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। अगर 1 दिन की बात करूं तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 दिन में लाइट इतनी डिस्टेंस को कवर करेगी। अगर 1 साल की बात करूं तो 365 दिन होते हैं, इस पूरे मल्टीप्लाई कर दो 365 दिन का। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी, ये लाइट की डिस्टेंस निकल के आएगी, जो कि वो 1 साल में कवर करेगी। और इसी डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूं, वन लाइट ईयर, जो कि वैल्यू उसकी कितनी आएगी, 9.48 × 10⁻12 किलोमीटर। इन सबका मल्टीप्लाई कर देना, उसकी जो डिस्टेंस निकल के आएगी इतने किलोमीटर ही निकल के आती है। अब जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करूंगा, कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए और आपके एग्जाम में भी कभी कभी पूछी जाती है। चलिए चलते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ लाइट की तरफ। अब बात करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ लाइट की। सबसे पहले जो होता है वो होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? तो द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट, जो स्वयं अपनी ही लाइट एमिट करता है, वो ऑब्जेक्ट होता है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। या इट कुड बी नेचुरल और मैन मेड, या तो मैन के द्वारा बनाया गया या खुद अपनी ही लाइट को एमिट करता है, उस ऑब्जेक्ट को मैं कहता हूं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन इज अ नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, इसकी अपनी खुद की ही लाइट होती है। और इलेक्ट्रिक लैंप इज द मैन मेड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लैंप मैन के द्वारा बनाया जाता है, तो वो हो गया मैन मेड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऑयल लैंप और कैंडल, ये भी मैन मेड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये आपको पता लग गया। सेकंड आता है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जो लाइट को एमिट नहीं करते हैं। जैसे कि मून, अगर मैं मून की बात करूं तो मून की खुद की अपनी एक लाइट नहीं है, वो सन से जो लाइट पड़ती है उसके रिफ्लेक्शन की वजह से मून हमें दिखाई देता है। तो मून कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? एक नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जो भी कोई सब्सटेंस है, जैसे कि मान लीजिए कोई बुक है, ठीक है, कोई पेंसिल है, ये किसी दूसरे की लाइट से रिफ्लेक्शन होने के कारण मुझे दिखाई दे रही है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। यानी कि हर कोई जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे खुद की कोई लाइट होगी नहीं, जो किसी दूसरे की लाइट के कारण हमें दिखाई देता है, वो सारे ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे बुक भी एक एग्जाम्पल है, बुक की अपनी तो कोई लाइट होती नहीं है, सन की लाइट उस पर पड़ती है, उसके रिफ्लेक्शन के कारण वो बुक हमें दिखाई देती है, तो बुक कैसा ऑब्जेक्ट हो गया? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। थर्ड आता है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की अगर बात करूं तो सब्सटेंस इन विच मोर एंड मोर लाइट पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मोर एंड मोर लाइट पास कर जाती है जिसमें से। जैसे कि वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास वो भी एक ट्रांसपेरेंट है, ज्यादा से ज्यादा लाइट उसमें से पास हो जाए, इस तरीके के सब्सटेंस को मैं कहता हूं ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। एग्जांपल हो गया वाटर एंड ग्लास। इसके बाद जो बात करता हूं मैं, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस कौन से होते हैं? ट्रांसलूसेंट जो सब्सटेंस वो होते हैं, सब्सटेंस इन विच पार्शियल लाइट पास थ्रू इट, जिसमें से कम लाइट उसमें से पास हो सके, उस सब्सटेंस को मैं कहता हूं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। जैसे कि ट्रेसिंग पेपर, अगर ट्रेसिंग पेपर की मैं बात करूं तो ट्रेसिंग पेपर में से बहुत कम लाइट पास हो पाती है, वो बहुत ज्यादा लाइट को रोक लेता है, तो ट्रेसिंग पेपर जो हो गया ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस हो गया। अब जो मैं बात करूंगा
वो ओपेक की बात करूंगा, ओपेक सब्सटेंस कौन से होते हैं और इनकैंडिसेंट सब्सटेंस कौन से होते हैं, और चलिए उनकी तरफ चलते हैं। अब मैं ओपेक की बात करता हूं, तो ओपेक किस तरीके का सब्सटेंस होता है? द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ अ लाइट पास थ्रू देम, जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देता है, इस तरीके के सब्सटेंस जो होते हैं वो ओपेक सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि अगर मिरर की बात करूं, आपके घर में जो मिरर है जिसमें आप अपना फेस को देखते हो, वो उसमें क्या होता है, वो लाइट को पास अपने में से बिल्कुल भी नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक है ना। तो मिरर हो गया ओपेक सब्सटेंस। दूसरा कार्डबोर्ड, लकड़ी का जो कार्डबोर्ड है वो लाइट को अपने में से बिल्कुल भी पास नहीं होने देता है। तो मिरर और कार्डबोर्ड इज द एग्जांपल ऑफ ओपेक सब्सटेंस। नेक्स्ट की बात करूं, इनकैंडिसेंस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो इफ द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट एमिट द लाइट आर हॉट, कोई भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, अगर वो उसकी जो लाइट है वो हॉट है, अगर उसकी लाइट गर्म है, तो उस तरीके के ऑब्जेक्ट को मैं कहता हूं इनकैंडिसेंस। जैसे कि सन, सन क्या करता है? सन एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। वो क्या करता है? वो जो लाइट हमें देता है वो हॉट होती है, तो उस तरीके की लाइट को, उस तरीके के फिनोमिना को मैं क्या कहता हूं? इनकैंडिसेंस। इसका एग्जांपल हो गया सन। अगर ल्यूमिनिसेंस ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, ल्यूमिनिसेंस फिनोमिना किसे कहते हैं? एक्चुअली में इनकैंडिसेंस और ल्यूमिनिसेंस ये फिनोमिना है, ठीक है। तो ल्यूमिनियस फिनोमिना की बात करूं, ल्यूमिनिसेंस की, तो इफ द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आर कोल्ड, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए पर वो हॉट ना होके कोल्ड होना चाहिए, तो उस तरीके के फिनोमिना को मैं कहता हूं ल्यूमिनिसेंस, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है ग्लो वॉर्म। ग्लो वॉर्म मीन्स होता है, जो आपने देखे होंगे जुगनू होते हैं जो रात में चमकते हैं, ठीक है। अब रात में वो चमकते हैं तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो हो गए, उनकी खुद की अपनी एक लाइट है, बट वो लाइट कोल्ड होती है, हॉट नहीं होती है। तो इसीलिए उस तरीके का जो, उस तरीके की जो लाइट है, उस तरीके का जो ऑब्जेक्ट है, उसको मैं क्या कहता हूं? ल्यूमिनेसेंस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनेसेंस फिनोमेना होता है वो। सेकंड, टीवी स्क्रीन, उसकी भी अपनी ही एक लाइट है, और क्या होता है? वो लाइट कोल्ड होती है, तो टीवी स्क्रीन इज एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनेसेंस। रेडियम डायल क्लॉक, जो आपकी घड़ी में जो रेडियम का डायल क्लॉक लगा रहता है जो चमकता है, ल्यूमिनेसेंस ऑब्जेक्ट है बट वो कोल्ड है, तो वो भी कैसा एक फिनोमिना होगा? ल्यूमिनेसेंस फिनोमिना होगा या ल्यूमिनेसेंस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहां पर ये आपके बेसिक टर्म्स होते हैं। कुछ 3 और बेसिक टर्म्स हैं जो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, तो चलिए चलते हैं उन बेसिक टर्म्स की तरफ। चलिए अब बात करते हैं कुछ फिनोमेना की जो कि हमारे नेचर में पाए जाते हैं। सबसे पहला फिनोमेना होता है रिफ्लेक्शन। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, तो उसमें ये तीनों फिनोमेना होते हैं। कौन कौन से फिनोमेना होते हैं? रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब ये डिपेंड करता है उस सरफेस पे कि वो सरफेस किस टाइप का है। होते तो तीनों फिनोमेना है। तो सबसे पहले फिनोमेना की बात करता हूं मैं रिफ्लेक्शन की। अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो मैं ये मिरर ले लिया मैंने, मान लीजिए ये हो गया एयर मीडियम 1 और ये मिरर, ये मैं मान लेता हूं मीडियम 2। और हमें पता है मिरर जो है एक डेंसर रीजन है एयर के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि मिरर की डेंसिटी एयर के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, ठीक है। तो एयर हो गया रेयर रीजन और मिरर हो गया डेंसर रीजन, ठीक है। अब कोई भी लाइट अगर मिरर पे पड़ेगी तो क्या होगा? पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, ठीक है, उसी सेम मीडियम में। यानी कि कोई भी रे आई, अगर ये मिरर है तो पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। पूरी की पूरी लाइट, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम लाइट इसमें रिफ्लेक्ट होती है और बहुत कम लाइट इसमें एब्जॉर्ब होगी और बहुत कम लाइट ही रिफ्रैक्ट होगी। होंगे तो तीनों फिनोमिना, बट ये जो सरफेस है, इस सरफेस मिरर होने की वजह से मैक्सिमम इसमें रिफ्लेक्शन होगा। तो इसको मैं क्या कहता हूं? रिफ्लेक्शन फिनोमिना। इसमें क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इन अ सेम मीडियम इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन। देखिए रे आई और वापस उसी मीडियम में वापस लौट गई, तो इस तरीके के फिनोमिना को कहता हूं मैं रिफ्लेक्शन। अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मान लीजिए ये कोई दूसरा मीडियम है, ये मीडियम को मैं मान लेता हूं प्लेन ग्लास और ये है एयर, ठीक है। कोई भी रे आई, अब प्लेन ग्लास है, तो रे क्या होती है? उसके आर पार हो जाती है,
प्लेन ग्लास में, तो वो क्या रे आएगी और ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। तो अगर रे आई और पूरी की पूरी उसमें से पास हो गई तो इस फिनोमेना को मैं क्या कहता हूं, रिफ्रैक्शन। इसमें लिखा हुआ है व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द रे चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम। देखिए रे आई थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो गई, अपनी जगह से अपनी पोजीशन से थोड़ी सी हट गई और ये बाहर निकल गई। तो इस तरीके की जो रे होती है, इस तरीके का जो फिनोमिना होता है उसको मैं कहता हूं रिफ्रैक्शन। इसमें भी जो प्लेन ग्लास है वो डेंसर मीडियम है, एयर रेयर मीडियम है प्लेन ग्लास के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कहने का मतलब जिसमें से आपको आर पार पूरा पूरा दिख रहा है उसमें जो फिनोमिना होता है वो रिफ्रैक्शन है, और ये किसमें होता है, प्लेन ग्लास में। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो रे मीडियम पे पड़ती है, पहले सोर्स पे पड़ती है शुरुआत में, उस रे को मैं कहता हूं इंसिडेंट रे, जो कि इंसिडेंट हो। और जो बाउंसिंग बैक होती है वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। एक और रे होती है एमरजेंट रे। एमरजेंट रे क्या होती है, देखिए कोई भी रे आई, रेयर से डेंसर में आई, ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई, अब डेंसर से दोबारा से रेयर में आ रही है क्योंकि यहां तो एयर है, दोबारा से डेंसर से रेयर में आ रही है। तो डेंसर से रेयर में जो रे जा रही है, तो ये जो रे होती है ये मेरी एमरजेंट रे होती है। ठीक है ना, ये जो मेरी रे होती है ये एमरजेंट रे होती है। इसमें एमरजेंट रे कौन सी है, ये तो इंसिडेंट रे हो गई, और रिफ्लेक्टेड बैक ये वाली जो रे है, इस रे को मैं कहूंगा एमरजेंट रे, है ना। अब थर्ड फिनोमेना की अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, मैक्सिमम लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट होती है और बहुत ही कम लाइट उसमें रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई ब्लैक बॉडी है, ये है ब्लैक बॉडी, रे ऑफ लाइट इस पे पड़ी और इसने सारी की सारी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि पूरी की पूरी लाइट किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके के फिनोमिना को मैं कहता हूं एब्जॉर्प्शन। अब देखिए इसमें कुछ पार्ट तो रिफ्रैक्ट होगा और वो रिफ्रैक्ट पार्ट मान लीजिए वो एमरजेंट रे होगी, वो एमरजेंट रे होगी, तो इसमें इंटेंसिटी ऑफ एमरजेंट रे क्या होगी, बहुत कम होगी विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। यानी कि इसने मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरीके के सरफेस को मैं कहता हूं ब्लैक बॉडी, और इस फिनोमिना को कहता हूं मैं एब्जॉर्प्शन। तो देखिए व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द मीडियम द इंटेंसिटी ऑफ एमरजेंट लाइट इज लेसर देन द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, एमरजेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी बहुत, किससे, इंसिडेंट से। क्यों, क्योंकि सारी की सारी लाइट क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो इस फिनोमेना को मैं कहता हूं एब्जॉर्प्शन। इसमें देखिए मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, रेयर से डेंसर में जा रही, पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो गई। पर इसका एग्जांपल है ब्लैक बॉडी। हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।